चलिए करते हैं स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी जेबीटी फर्स्ट ईयर की जो पेपर 8 है, जो है आपका प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, हिंदी प्रवीणता पेपर नंबर 8। ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। आपको पहले ही पता है कि आपका पेपर 70 मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स की आपकी क्या होती है, इंटरनल असेसमेंट होती है। तो आज हम शुरू करेंगे आपकी यूनिट फर्स्ट। ठीक है, भाषा शिक्षण, जिसमें क्या है 15 नंबर की आपकी ये यूनिट है। क्या क्या है इसके अंदर? भाषा का अर्थ, प्रकृति, विभिन्न रूप एवं विशेषताएं, हिंदी भाषा का स्वरूप, विकास एवं महत्व, देवनागरी लिपि का स्वरूप, विकास एवं विशेषताएं, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण कौशल, श्रवण का अर्थ, महत्व, उद्देश्य, विधियां, श्रवण कौशल के दोष एवं सुधार। फिर आप पढ़ोगे पूरा वाचन कौशल। ठीक है, वाचन का अर्थ, महत्व, उद्देश्य, विधियां, डिफरेंट जो स्टेप है, जैसे आपका क्वेश्चनियर मेथड हो गया, चित्र वर्णन हो गया, आपका घटना वर्णन हो गया, कहानी, भाषण, समाचार पढ़ना, टेलीफोन वार्ता और नाटक या एकांकी। ठीक है, ये वाला। उसके बाद आप पढ़ोगे इस यूनिट में पठन कौशल। पठन का अर्थ, महत्व, विभिन्न सोपान, प्रकार तथा पठन कौशल की विधियां। लेखन कौशल, लेखन कौशल का अर्थ, आवश्यकता व महत्व, लेखन की विधियां, लेखन के विभिन्न स्टेप, जैसे अनुलेख, श्रुतलेख, सुलेख, श्यामपट लेखन आदि, लेखन दोष के कारण एवं निवारण, इसकी वर्तनी एवं दोष में सुधार। ठीक है, ये पूरी आपकी यूनिट 15 मार्क्स की है। और इसी के पैरेलल जो आपकी चलेगी संस्कृत भाषा की, संस्कृत में भी क्या है आपका 35 नंबर का आपका पेपर आता है। ठीक है, उसकी फर्स्ट यूनिट जो है आपकी, वो आप एक बार, जो आपकी संस्कृत की बुक है उसमें थोड़ा गलत पैटर्न दे रखा है आपको। यूनिट फर्स्ट यूनिट है वो 10 मार्क्स की है आपकी, सेकेंड यूनिट 9 मार्क्स की है आपकी, उसके बाद यूनिट थर्ड 10 मार्क्स की है, और आपकी यूनिट फोर्थ क्या है 6 मार्क्स की है आपकी। ठीक है, तो संस्कृत में अपना ठीक कर लेना, क्योंकि पैरेलल हम साथ के साथ संस्कृत का भी कर रहे हैं। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है 10 मार्क्स की, संस्कृत भाषा शिक्षणम कौशलस्य, जिसमें भाषार्थ, प्रकृति तथा विभिन्न रूपाणी, विशेषताया, उसके बाद संस्कृत भाषा का स्वरूप, महत्व और विकास, उसके बाद आपके क्या है भाषा कौशल, जिसमें श्रवण, वाचन, पठन और तो आप साथ साथ करके चलना। जो चीज एक जगह आती है, दोनों में सेम है, तो उसको एक ही जगह आप लर्न कर लेना। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, तो निकाल लीजिए आपका हिंदी भाषा का। सबसे पहले तो क्या है, भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोनों में ही आपका, चाहे संस्कृत है चाहे आपका हिंदी है, दोनों में सेम है आपका भाषा का अर्थ, प्रकृति और इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो दोनों बुक साथ में रखिए। ठीक है, आपका संस्कृत का भी हो जाएगा और आपका क्या है हिंदी का भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है आपका भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उसकी क्या प्रकृति है, क्या नेचर है। ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिद्धि बताइए बेटे। यस मैम, आपका आज का टॉपिक है 1.1, जो है कि आपका आज का टॉपिक है 1.1, भाषा का अर्थ, प्रकृति, भिन्न रूप एवं विशेषताएं। मतलब भाषा का अर्थ, भाषा का अर्थ क्या होता है? देखो, कभी कभी क्या होते हैं, जो लोग होते हैं ना, वो बोल भी सबसे पहले हमें इसको तोड़कर करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि भाषा के अर्थ, मतलब भाषा का अर्थ क्या होता है। भाषा, देखिए, भाषा को हम बोलते हैं लैंग्वेज। ठीक है, भाषा मतलब भाषा, मतलब कभी कभी जो पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी बोलकर बात करते हैं, कभी चुप रहकर बात करते हैं, कभी आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं। तो आम तौर पे जो हम बोलकर, सुनकर और देखकर जो हम काम करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। हाँ और जी, डॉक्टर जैसे हम क्या करते हैं, आप बचपन से ही आप भाषा की परिभाषा पढ़ते आए हो। जब हम अपने मन के विचारों को बोल कर, लिख कर प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी भाषा कहलाती है।
ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों ने क्या है इसका अलग अलग वर्णन किया है। ठीक है। भाषा क्या है, प्लेटो ने क्या बोला है कि भाषा आत्मा की मूक बातचीत है जिस पर जब ध्यान में होकर होठों पर प्रकट होती तो उसे भाषा की संज्ञा दी गई है। ठीक है। और एक संस्कृत में दी गई है महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग, भाषा वह साधन है जिससे हम अपने शब्दों जिसमें हम अपने वर्णन या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो आप यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि है उनकी डेफिनेशन कर लेना, ये वही है सेम कि भाषा वह व्यापार या वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को शब्दों में प्रकट करते हैं। ठीक है। हमारे जो विचार हैं या हमारे मन के जो भाव है उनको हम शब्दों में व्यक्त करते हैं। ठीक है। दोनों में से आप संस्कृत वाली डेफिनेशन यहाँ पे लर्न कर लेना। ठीक है। तो यही क्या है आपकी भाषा है। और मानव मुख से उच्चारित वे ध्वनियां जिसमें आपके भाव और आपके विचार अभिव्यक्त होते हैं वो क्या कही जाती है, आपकी भाषा कही जाती है। ठीक है। तो भाषा क्या है, अलग अलग ध्वनि से, संकेतों से, आपके अलग अलग स्वरों से, व्यंजनों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। और अलग अलग जो आपके प्रदेश हैं, देश के अंदर ही क्या है, आपके इंडिया के अंदर ही क्या है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो अलग अलग स्टेट में आप जाओगे अलग अलग भाषा बोली जाती है और जो वहाँ की लोकल रीजनल लैंग्वेज होती है वो वहाँ की बोली कहलाती है। ठीक है। तो इस प्रकार जो भाषा है वो संकेतों की भी एक व्यवस्था है, मानव मुख से निकली एक अभिव्यक्ति है, ये आपके विचारों को आदान प्रदान करती है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को क्या है अपने मन की बात कहना चाहते हो तो भाषा के माध्यम से आप व्यक्त करते हो, और दूसरे व्यक्ति की जब सुनना चाहते हो, दूसरा व्यक्ति आपको बताता है तो आप उनके ध्यान पूर्वक उनको सुनते हो। ठीक है। तो यही क्या है भाषा। हम कह सकते हैं कि आपके जो भी भाव हैं या जो भी विचार हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक माध्यम क्या होती है, आपकी भाषा होती है। ठीक है। चाहे आप लिखित में करो तो भी भाषा का यूज करोगे आप, चाहे आप उसको हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आप संस्कृत में लिखो, किसी भी लैंग्वेज में आप लिखो तो उसके लिए क्या है आपको संकेतों की व्यवस्था क्या कहलाती है, आपकी भाषा कहलाती है। ठीक है। अब आगे बात आती है आपकी भाषा के अलग अलग रूप। ठीक है। भाषा का मीनिंग क्लियर है, दोनों बुक्स में आपको सेम मीनिंग देना है और इसे एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें चाहे आप कितना ही बढ़ा लो। ठीक है। मिलना वही 2 नंबर है। चलिए मीनिंग क्लियर हो गया है। और भाषा के अब आ जाइए विभिन्न रूपों का परिचय दीजिए। बताइए बेटे। भाषा जो होती है ना वो 3 टाइप्स की होती है, जैसे एक मिनट स्पर्श। सीधी सीधी एक मिनट, एक बार इसकी प्रकृति और बता देती हूँ। नेचर कैसी है भाषा, एक तो क्या है कम्युनिकेशन का साधन है, आपका संप्रेषण का माध्यम है। ठीक है। आप अपने विचारों को दूसरों के सामने जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, तो भाषा क्या है आपका संप्रेषण का साधन है, यानी कि कम्युनिकेशन का साधन है। ठीक है। दूसरी बात क्या बताई गई है, सामाजिक प्रक्रिया का आधार है आपका। ठीक है। यानी कि इसकी जो प्रकृति है वो संस्कृत वाली बुक में अच्छे से दे रखी है। सामाजिक प्रक्रिया का आधार है, कई बच्चे ढूंढते रहे मैम कहाँ से पढ़ रही है, तो सामाजिक प्रक्रिया का आधार है, यानी कि समाज में आप जब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो तो आप किसकी जरूरत पड़ती है, आपको भाषा की। उसके बाद चिंतन का माध्यम, आप सोच भी तब सकते हो। देखो अगर कोई इंग्लिश मीडियम में है या फिर ये लगा लो दूसरी कंट्री का है तो वो अपनी भाषा में मन में उसके विचार आएंगे। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में हिंदी में विचार आएंगे, कोई तमिल का है तो उसके दिमाग में तमिल में ही विचार आएंगे। ठीक है। तो हमारे चिंतन का माध्यम भी क्या है, भाषा होती है। हम जिस भाषा को बोलते हैं लिखते हैं वही भाषा में हम क्या करते हैं, दिमाग में विचार आते हैं। एक तो संस्कृति का आधार, नेक्स्ट क्या बताया है हमारा संस्कृति का आधार, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, ये सारी चीजें भी क्या है हमारी भाषा का आधार। अगर हम अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहते हैं तो हम भाषा के माध्यम से ही अपनी जो पुरानी संस्कृति के बारे में लिखते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद साहित्य का आधार, जितना भी साहित्य है चाहे आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जितना भी लिटरेचर है वो भी क्या है आपने भाषा के माध्यम से ही आपने लिखा है। ठीक है। और भाषा के जो रूप हैं वो अभी हम बताते हैं। ठीक है। बताइए बेटे भाषा कितने प्रकार की होती है।
भाषा के रूप की बात करेंगे तो भाषा जो होती है आपकी 3 प्रकार की होती है। एक होता है मौखिक रूप, दूसरा होता है लिखित रूप, और तीसरा होता है मानक भाषा। तो सबसे पहले मौखिक रूप, जिसे हम उच्चरित रूप भी बोल। मैम आप समझा दीजिए मैम, हिंदी मुझसे समझाई नहीं जा रही मैम, मैं कल से समझा दूंगी। ओके ओके, देखो बेटा, भाषा के रूप अब आपके इसमें अलग अलग दे रखे हैं। एक तो दे रखा है अभिव्यक्ति के आधार पर, और दूसरा दे रखा है विशिष्ट नाम के आधार पर। भाषा के रूप है, अगर आप छोटे क्लासेस में आपने पढ़े थे तो आपने दो पढ़े थे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और एक तीसरी ऐड होती थी सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम भाषा के रूपों की बात करें तो भाषा के रूप होते हैं, एक मौखिक रूप होता है, एक लिखित रूप जिसको बोलते हैं हम अभिव्यक्ति का माध्यम, रिप्रेजेंटेशन का माध्यम जिसको बोलते हैं। उसके बाद है आपके दूसरा विशेष या विशिष्ट नाम के आधार पर भाषा। ठीक है, तो मौखिक क्या होती है, जैसा भी मैं आपसे बोल रही हूँ तो ये क्या है, जब अपने मन के भाव और विचारों का बोलकर प्रकट करते हो तो उसको क्या बोलते हो आप, मौखिक भाषा बोलते हो, दैट इज मौखिक भाषा। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन जिसको आप बोलते हो। उसके बाद बात आती है आपकी लिखित भाषा की। लिखित, जब आपने अपने मन के भाव और विचारों को आप लिखकर प्रस्तुत करते हो तो उसको क्या बोलते हो आप, लिखित भाषा बोलते हो। ठीक है, तो ये तो थे अभिव्यक्ति के आधार पर। दूसरा इन्होंने बताया है भाषा के कुछ अदर प्रकार भी बताए हैं, जिसमें आपकी क्या बताई गई है, मातृभाषा बताई गई है, मूल भाषा बताई गई है, आपकी प्रादेशिक जिस प्रदेश में आप रहते हो वहां की भाषा बताई गई है, राजभाषा बताई गई है, सांस्कृतिक भाषा बताई गई है, मानक भाषा, अपभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और विदेशी भाषा। ठीक है, अगर कुछ भी याद ना रहे भाषा के रूपों में तो दो लिख के आ जाना, मौखिक और लिखित। ठीक है, ये अदर और कुछ पार्ट दे रखे हैं भाषा के टाइप में। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बात आती है आपकी मातृभाषा की। मातृभाषा जैसे हमारी मदर टंग क्या है, जो हमारे प्रदेश में या हमारे देश में जो जन्म लेते ही जो भाषा हम सुनते हैं या बोलते हैं वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। जैसे हिंदी हमारी क्या है, यहाँ पे मातृभाषा है। ठीक है, आप मान लीजिए साउथ की साइड चले जाओगे तो वहाँ की कन्नड़, मलयालम, उनकी जो तमिल है वो उनकी क्या है, मातृभाषा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिस भाषा में हम अपने घर में बोलचाल की जो भाषा होती है वही हमारी क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। मूल भाषा, मूल भाषा से अभिप्राय उस भाषा से होता है जो किसी भाषा परिवार की भाषा होती है और बाद में अनेक भाषाओं को जन्म देती है। जैसे हमारी मूल भाषा क्या है, संस्कृत है। ठीक है, हमारी हिंदी कहाँ से निकल के आई है, संस्कृत से निकल के आई है। उसके बाद है प्रादेशिक भाषा। आप देखते हो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि आपका है अलग अलग प्रदेशों में क्या है, आपकी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हमारे हरियाणा में कौन सी बोली बोली जाती है, वैसे तो हिंदी है लेकिन हम बोलते क्या है, हरियाणवी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी प्रादेशिक भाषा है वो हिंदी है। आप जैसे अरुणाचल प्रदेश चले जाओगे वहाँ की प्रादेशिक भाषा इंग्लिश है। ठीक है, आप पंजाब में चले जाओगे पंजाबी है। ठीक है, राजस्थान में भी हिंदी है, यूपी में भी हिंदी है, बिहार की भी हिंदी है। उसके बाद पश्चिमी बंगाल में बांग्ला भाषा है। ठीक है, तो मतलब ऐसे क्या है, आपकी प्रादेशिक भाषाएं हैं। राजभाषा, राजभाषा कौन सी होती है, राजभाषा हमारी हिंदी है, क्योंकि जो भी सरकारी कामकाज जिस भाषा में होते हैं उसको राजभाषा बोलते हैं। तो 14 सितंबर 1949 के आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को क्या है, संविधान में राजभाषा घोषित किया गया। ये क्वेश्चन आपका उसमें आ जाता है सीटेट में कि हिंदी भाषा को कौन से आर्टिकल के तहत राजभाषा घोषित किया गया, तो 343। उसके बाद है राष्ट्रभाषा, ऐसी भाषा जो क्या करती है, देश का रिप्रेजेंटेशन करती है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, पक्षी व फूल आदि वाहक का कार्य करती है। इसी प्रकार प्रत्येक देश अपने भाव और विचारों, संस्कृति को अभिव्यक्त करने के लिए जिस भाषा को वाहक बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा बोलते हैं। अब क्या है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर इनफॉर्मल रूप से बेशक हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, लेकिन संवैधानिक रूप से आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। ठीक है, यानी कि नेशनल लेवल पर हिंदी को क्या है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। ग्लोबल लैंग्वेज आज भी क्या बनी हुई है, इंग्लिश बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद आती है सांस्कृतिक भाषा। सांस्कृतिक भाषा जिसमें किसी राष्ट्र का सम्मान, जाति और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित हो उसको हम क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पौराणिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत, गीता जैसे ग्रंथ जिसमें लिखे गए हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारी सांस्कृतिक भाषा हमारी संस्कृत है, क्योंकि हमारी प्राचीन धरोहर क्या है, संस्कृत है। और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे महाकाव्य हैं वो सारे के सारे किस में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। बेशक
बेशक उनका बाद में ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ, लेकिन मूल जो वर्जन था वो उनका किस में था, संस्कृत भाषा में था। अब है मानक भाषा। मानक भाषा वो होती है जो एक क्षेत्र विशेष में प्रचलित बोली जाती है, जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जा रही है, ठीक है। उसके बाद आप राजस्थान में जाते हो, राजस्थानी बोली जा रही है। यूपी में भी क्या है, यूपी की थोड़ी सी क्या है, बोलते तो हिंदी है लेकिन थोड़ा सा फ्रैक्शन है। बिहार में भोजपुरी बोली जा रही है। ये क्या कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आती है अपभाषा। अपभाषा भाषा का वो रूप होता है जिसमें शिष्ट भाषा की तुलना में अपभ्रष्ट समझा जाता है। अपभाषा का मतलब क्या है, जब आप शिष्ट भाषा बोलते हो, शिष्टाचार से बोलते हो, तो अपभाषा का मतलब है कि आप कुछ जैसे गवारों वाली अनपढ़ लोगों की जो भाषा बोलते हैं उसको अपभाषा यहाँ पे, यानी कि मानक भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसको क्या बोला जाता है, अपभाषा बोला जाता है, ठीक है। इसमें हम कुछ अपशिष्ट भाषाएं भी इसमें शामिल कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं, अंतर्राष्ट्रीय जो दो राष्ट्रों के बीच में, दो देशों के बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, जिससे क्या है, दूरियां कम हो सके, ठीक है। अब क्या है, वर्तमान में इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से विश्व में सभी के सभी राष्ट्र विचार विनिमय, अतः अंग्रेजी को क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज माना गया है। उसके बाद है विदेशी भाषा। विदेशी भाषा वो भाषा होती है जो उस देश की न तो मातृभाषा होती है, न ही राजभाषा होती है, और न ही क्या है, राष्ट्रभाषा होती है। यहाँ पर विदेशी भाषा है हमारी, जैसे जर्मन पढ़ाई जाती है, रूस, जापानी, चीनी, फ्रेंच, ये सारी भाषाएं क्या हैं, विदेशी भाषाएं हैं, ठीक है। क्लियर है भाषा का? यस मैम। ठीक है, ऑल क्लियर सबको? चलिए, दोनों में आपका हिंदी और आपकी संस्कृत दोनों का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं हम भाषा की विशेषताएं, ठीक है। देखिए भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, और इतना आपको डिटेल में इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है। भाषा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा एक क्या है, एक व्यवस्था है, एक सिस्टम होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी ध्वनि, शब्द या वाक्य है, उनका भी क्या होता है कि सब सिस्टम होता है, और एक क्या होता है, क्रम होता है, उस क्रम के अकॉर्डिंग आप इसको बताते हो। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम जो जैसे प्रादेशिक भाषा होती है जो एक पर्टिकुलर स्टेट में बोली जाती है, जैसे हमारे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, और फिर मानक भाषा का भी यही मतलब है, बिल्कुल सेम। हाँ यही दे रखा है बेटा। मैम तो कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में? इसमें डिफरेंस ये हो गया बेटा, मानक भाषा जिसमें वो लिख दिया जाता है ना, जैसे कुछ जो कवि थे, कवियों ने जिस भाषा में लिख दिया, अपनी अपनी बोली में जो लिख दिया, तो वो मानक भाषा बन जाती है। जैसे आप लगा लो तुलसीदास जी ने लिखा था, एक कवि ने भोजपुरी में भी लिखा था, तो वो मानक भाषाएं बन जाती हैं। फिर जब आपकी बोली में कोई भी कविता या साहित्य लिख दिया जाता है तो उसको क्या है, मानक भाषा का दर्जा मिल जाता है तो वो बोली वहाँ के प्रदेश की। जब उस बोली के अंदर आपकी वो लिख दी जाती है ना, तो उसको बोलते हैं। ओके मैम। अब जैसे आपकी ये है हरियाणवी, ये मानक भाषा नहीं है क्योंकि इसमें कोई साहित्य या कोई चीज नहीं लिख रखी। लेकिन जैसे ब्रिज भाषा है, ब्रिज क्या है, आपकी बोली है ब्रिज, ठीक है, लेकिन ब्रिज में बहुत सारे काव्य लिखे गए, इसलिए वो मानक बन गई। हाँ जी मैम। चलो आगे। यस मैम। आगे है भाषा। भाषा की क्या विशेषता है, भाषा क्या है, वाक प्रधान ध्वनि समष्टि है। क्या भाई क्या बना दिया। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से है जिसका अर्थ होता है बोलना। इसका मतलब है भाषा की सबसे पहली विशेषता है कि भाषा बोली प्रधान ध्वनि समष्टि है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम भाषा बोलते हैं तो ध्वनि प्रकट होती है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं, अब मैं चुप हो जाऊंगी तो आवाज कहाँ से आएगी, ठीक है। तो भाषा क्या है, बोली प्रधान, यानी कि हमारी ध्वनि प्रधान है। यानी कि जो भाषा है इसका मतलब होता है बोलना, जिसका अर्थ है बोली जाती है। तो यहाँ पर भाषा का व्यापक अर्थ है, भाषा मनुष्य के ध्वनि अवयव से निस्तृत ध्वनि समूह होता है। यानी कि भाषा क्या है, ध्वनियों का एक समूह होता है जिसमें बंदा अपनी भावनाओं को हमें व्यक्त करता है, ठीक है। दूसरा है भाषा एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम कैसे है, आप जैसे एक क्या है, जब भाषा बोलते हैं या लिखते हैं तो एक सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो सिस्टम को फॉलो किया, राम आम खाता है, ऐसे तो नहीं लिखा हमने खाता है राम आम, ठीक है।
तो वो तो गलत हो गया। तो ये क्या है, एक सिस्टम को फॉलो करती है, वाक्य को लिखते समय सभी चीजों को ध्यान में रखती है, वाक्य व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। आगे जो भाषा होती है वो हमारे सिंबल्स की व्यवस्था होती है, सिंबल जो प्रतीक या चिन्ह जो होते हैं उनकी व्यवस्था होती है। कैसे, आपने क्या है हिंदी में क्या सीखे, आपने स्वर और व्यंजन सीखे, तो वो देवनागरी लिपि के क्या थे, चिन्ह थे, प्रतीक थे। ठीक है, आपने पंजाबी में एएनआर सीखे, ठीक है, तो वो वहां के प्रतीक थे कि आप उस चीज को क्या लिख रहे हो, किस तरीके से लिख रहे हो। ठीक है, तो भाषा क्या है, प्रतीकों की या चिन्हों की एक व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद है भाषा सामाजिक क्रिया का आधार, और इसको इतना डिटेल में नहीं करना, जस्ट पॉइंट याद करो और अपने अकॉर्डिंग उनको एक्सप्लेन कीजिए। भाषा क्या है, सामाजिक क्रिया का आधार है, यानी कि सोशल जो प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस का मतलब है आपको अपने पड़ोस में जाना, वहां से कुछ मान लीजिए चीनी मांग के लेके आनी है, तो बिना बोले वो दे देंगे, नहीं देंगे, आप उनको बोलोगे कि भाई मुझे चीनी की जरूरत है, आप दे दीजिए, जैसे हमारे घर आएगी हम आपको लौटा देंगे। ठीक है, तो आप समाज में जब संपर्क स्थापित करते हो, समाज में कम्युनिकेशन करते हो, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है आपको, भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद भाषा अर्जित संपत्ति होती है। ठीक है, जन्मजात नहीं होती, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी भाषा थोड़ी ना होती है, वो तो सीखता है बाद में। ठीक है, उसने जो चीजें सुनी, अगर भाषा जन्मजात होती तो बच्चा मान लीजिए किसी की आत्मा फ्रेंच की है तो फ्रेंच में बोलने लग जाएगा, वो नहीं, भाषा क्या है, हमारी अर्जित संपत्ति है, जो बच्चा सुनता है वही बोलता है। अब देखो इंडिया में बच्चे पैदा होते हैं तो वो हिंदी बोल रहे हैं, अगर बच्चा जापान में पैदा होता है तो जैपनीज बोल रहा है, ऐसे ही बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हो रहा है तो इंग्लिश बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्वायर्ड की हुई है, बच्चा जो सुनता है वही बोलना सीख जाता है। भाषा क्या होती है, हमारी परंपरागत होती है, ट्रेडिशनल होती है। हाँ जी, भाषा बिल्कुल परंपरागत होती है, सदियों से बोलते आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने डेवलप किया इसको, नहीं, सदियों से चली आ रही है। पहले हमारे पूर्वज बोलते थे, फिर उनके पूर्वज बोलते थे, फिर उनके पूर्वज, यानी कि ये काफी सालों से, इतने सालों से चलती आ रही है। भाषा क्या है, अनुकरण जन्य प्रक्रिया, भाषा अनुकरण जन्य यानी कि फॉलो, जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसकी नकल कर सकते हो, भाषा ऐसी प्रक्रिया है। यानी कि इसमें बताया गया है कि आप अगर कोई भी चाहो तो कोई भी भाषा आप सीख सकते हो अनुकरण के द्वारा, उसको फॉलो करके, उसकी नकल करके। जैसे इंग्लिश भाषा अगर आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो, फ्रेंच भाषा आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो। भाषा क्या होती है, सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूअस क्या होती है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है। ठीक है, भाषा क्या है, जरूरी नहीं कि फिक्स है, नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, उसमें शब्दों में चेंज कर देते हैं। जैसे हम पढ़ते थे तो सर्दी बच्चे लिखते थे तो स द रे और रे ऊपर वाली री की मात्रा आती थी सर्दी लिखते हो, और अब बच्चों का क्या है, कैसे लिखने लगे हैं, स रे द ई सर्दी। ठीक है, अब ऐसे लिखने लगे हैं, ऐसे हम घर में लिखते थे, हमारी डिफिकल्ट थी, तो टाइम के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, उसमें चेंज हो जाता है। भाषा का मानक रूप होता है, हाँ जी, आपकी भाषा का भी क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, भाषा का भी मानक रूप होता है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है, कि भाषा का क्या है, कोई भी लास्ट रूप नहीं है, अंतिम रूप नहीं है, आप जहां पर जाओगे वहां की भाषा आपको देखने को मिल जाएगी, इतनी भाषाएं हमारे यहाँ पर है। ठीक है, तो ये थी क्या आपकी भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, दोनों बुक में सेम था। आपका संस्कृत का टॉपिक भी हो गया, ये आपका हिंदी का टॉपिक भी हो गया। क्लियर है सबको? ठीक है, अब जो टॉपिक आपका होएगा वो है आपका इसमें हिंदी का। ठीक है, ये संस्कृत का अलग है। उसके बाद है आपका हिंदी भाषा का स्वरूप, डेवलपमेंट और महत्व बताइए। ठीक है, कि हिंदी का स्वरूप कैसा है, कहाँ से ये निकल के आई है, इसके बारे में हमें बताना है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? प्रीति, आर यू रेडी बेटे? अच्छा, प्रीति क्लास में ही नहीं है।
चलिए, हिंदी भाषा का स्वरूप, ये टॉपिक अलग अलग है, उसमें संस्कृत भाषा का स्वरूप करना है, यहाँ पे हिंदी का करना है। तो हिंदी भाषा का स्वरूप क्या है कि मतलब हिंदी भाषा हमारी कहाँ से निकल के आई है। तो हिंदी भाषा क्या है हमारी, स्वरूप निश्चय करने के लिए हमें ये देखना है कि वो निकल के कहाँ से आई, उसका नामकरण कैसे हुआ है। हिंदी जिस भाषा धारा के वशिष्ठ देशिक कालिक रूप का नाम है, भारत में प्राचीनतम रूप संस्कृत। अगर देखा जाए तो जो हमारी हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से निकल के आई, यानी कि हिंदी भाषा की जो पेरेंट भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, तो संस्कृत क्या है, जब हमारा वैदिक काल था या लौकिक काल था, वहां पर हम क्या पढ़ते थे, हिंदी नहीं पढ़ी जाती थी, हम संस्कृत भाषा में ही सारा वाद अनुवाद या कम्युनिकेशन करते थे। धीरे धीरे संस्कृत से क्या आ गई, आपकी पाली भाषा आ गई, जो 500 ईस्वी से पहली ईस्वी तक चली। उसके बाद क्या है, पाली से प्राकृत भाषा आ गई, जो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली। फिर अपभ्रंश आ गई 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। और ये वाला क्वेश्चन आपका सी टेट में, एच टेट में, आइदर नेट में भी ये क्वेश्चन आता है, नेट में भी आ रखा है ये क्वेश्चन कि जो भाषा का उद्गम स्थान है उसको क्या सीक्वेंस में लगाइए कि पहले कौन सी भाषा थी। तो पहले संस्कृत थी, संस्कृत से पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी का जन्म हुआ। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके मैम बाद मेरा टॉपिक आ गया। हाँ, तेरा टॉपिक आ गया, मैं पढ़ाने लग रही थी, आप लोग आप ने अभी ओरिजिन पढ़ लिया, जैसे संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और फिर हिंदी आई थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं अब यहाँ पे संस्कृत मतलब हिंदी में ना संस्कृत हिंदी की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। तो इसके ना दो रूप है, मतलब दो रूप थे, पहला वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। इसी भाषा में वेद, रामायण, महाभारत और कालिदास की रचनाएं भी लिखी गई थी। जैसे पहले संस्कृत में बोलते थे जलम, फिर अब हिंदी में बोलने लगे जल। तो हिंदी संस्कृत से ही हिंदी आई। तो ऐसे ही वैदिक और लौकिक संस्कृत हिंदी में दो पार्ट थे इसके। तो पहले हम देखते हैं पाली लैंग्वेज। देखो, पाली लैंग्वेज ना सामान्य लोगों की भाषा थी, मतलब इस भाषा में ना भगवान बुद्ध के उपदेश लिखे गए थे। ये संस्कृत के कंपैरिजन करें तो जो हिंदी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा सरल है। जैसे संस्कृत में धर्म, पाली को धम्म बोलते थे। ठीक है, फिर है प्राकृत भाषा। देखो, पाली से प्राकृत भाषा का विकास हुआ है, पर जनता की जो बोलचाली भाषा थी ना उसके कई रूप थे, जैसे शोरसानी, मागधी, महाराष्ट्री, पैची, ब्रह्मचर्य, ये पहले के रूप थे जो पाली भाषा से प्राकृत भाषा का विकास हुआ था। तो फिर ये उसके कई सारे रूप थे। जैसे संस्कृत में पुत्र प्राकृत बोलते थे, फिर और फिर पुतुआ। फिर हिंदी में पुत्र और बेटा बोलने लगे। फिर है अपभ्रंश भाषा। प्राकृत से अपभ्रंश भाषा बनी थी और ये आधुनिक हिंदी की सबसे निकट भाषा मानी जाती है। फिर है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास। देखो, मॉडर्न लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जो शोरसानी लैंग्वेज थी ना अपभ्रंश की, उससे जो मॉडर्न लैंग्वेज यानी आधुनिक भाषा बनी, वो बनी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। फिर मागधी से बनी बंगाली, बिहारी, उड़िया, असमी। फिर महाराष्ट्री से बनी मराठी, पैशाची से बनी पंजाबी और ब्रह्मचार से बनी सिंधी। तो ये अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भाषा में ये सारी भाषा ट्रांसफर हुई थी, मतलब चेंज हुई थी। हिंदी भाषा का नामकरण देखो, हिंदी जो शब्द है ना वो सिंधु शब्द से बना है। सिंधु से हिंद, हिंद से हिंदी। ईरानियों ने ना सा को हा बोलना शुरू किया था, तो इस प्रकार सिंधु शब्द से हिंद बन गया था। सिंधु नदी के आसपास जो रहने वाले लोग थे ना उनकी भाषा को हिंदी बोला गया था। हिंदी शब्द के तीन अर्थ है, पहला व्यापक अर्थ, दूसरा मानक हिंदी, हाँ दूसरा भाषा के रूप, और तीसरा मानक हिंदी। व्यापक अर्थ यानी बोर्ड मीनिंग क्या होता है, हिंदी क्षेत्र की सभी बोलियों का समूह होता है, जैसे ब्रज हो गई, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि। ये सारी जो हिंदी क्षेत्र है उन सारी बोलियों का ये समूह है। फिर है भाषा के रूप, पूर्वी और पश्चिमी भाषा हिंदी भाषा का समूह, मतलब कुछ तो डिफरेंस है इनमें, बट ये क्या है, हिंदी ही लैंग्वेज है। फिर मानक हिंदी, जो कि मैम ने भी थोड़ी देर पहले समझाया था। जैसे आज स्कूल, कॉलेज, समाचार पत्र, गवर्नमेंट ऑफिस और टीवी में यूज होने वाली हिंदी होती है मानक हिंदी। फिर हिंदी भाषा का विकास। देखो, हिंदी भाषा का विकास ना तीन कालों में बांटा गया है। पहले आदिकाल,
1000 से 1500 ईस्वी में, फिर मध्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी में, और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक। आदिकाल की क्या क्या विशेषता है देखो। एक तो आदिकाल ना हिंदी का प्रारंभिक रूप है। फिर अपभ्रंश का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, मतलब वहां पर पहले अपभ्रंश भाषा ही यूज होती थी लगभग। फिर स्वर और व्यंजन वहां से विकसित हुए, और सरल भाषा का प्रयोग हुआ। मतलब पुरानी हिंदी के शब्द ना आज की हिंदी से बहुत ज्यादा अलग है। फिर है मध्यकाल, यानी 1500 से 1800 ईस्वी। मतलब भक्ति आंदोलन का प्रभाव था उस टाइम पे, ब्रज और अवधि का विकास हुआ था। फारसी और अरबी शब्दों का प्रवेश था, जैसे किताब, बाजार, अदालत, जो ये सारे शब्द है ना, ये फारसी से आए हैं। फारसी से आए हैं, फारसी से नहीं, फारसी से। आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक। मतलब आधुनिक काल में ना खड़ी बोली का विकास हुआ था, हिंदी शिक्षा का विस्तार हुआ था, अंग्रेजी शब्द आए थे, और विज्ञान और तकनीकी भाषा बनी थी, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, मोबाइल, कंप्यूटर। ये सारी क्या है, ये आधुनिक भाषा है, आज की हिंदी है। अब देखो इम्पोर्टेंस क्या क्या है हिंदी लैंग्वेज की। एक तो राष्ट्रीय एकता, मतलब पूरे भारत को जोड़ने का काम करती है। अलग अलग राज्यों में आज भी लोग हिंदी भाषा ही बोलते हैं। फिर है शिक्षा का माध्यम। बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई होती है, मतलब मदर टंग बोलते हैं जैसे हिंदी को। फिर सरकारी भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत सरकार के जितने भी काम है वो हिंदी में किए जाते हैं। फिर साहित्य भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, मतलब महान साहित्यकारों ने हिंदी को समृद्ध बनाया, जैसे तुलसीदास, कबीर, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। फिर है मीडिया की भाषा। मतलब टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, फिल्म और सोशल मीडिया, ये सारे जो हिंदी के व्यापक प्रयोग में होते हैं। और फिर विश्व में हिंदी, मतलब हिंदी इन द वर्ल्ड। आज की हिंदी दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। मॉरिशस, फिजी, नेपाल, सूरीनाम, अमेरिका, कनाडा, बहुत सारे देश है जहाँ पे हिंदी बोली भी जाती है और पढ़ाई भी जाती है। ये था टॉपिक, इस टॉपिक, और यही सेम जो चीजें हैं ये हमारी संस्कृत में भी लिखी हुई है, बिल्कुल एज इट इज। मतलब वहां पे हिंदी की जगह बस संस्कृत को लगाया गया है। वेरी गुड बेटे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया भाषा का क्या स्वरूप है, कि भाषा कहाँ से निकल के आई है। उसके बाद बात आती है, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, जस्ट आपको बताना है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, इसका आपका सीक्वेंस लगाना आता है कि इसको सही सीक्वेंस में लगाइए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका देवनागरी लिपि का स्वरूप, विकास एवं विशेषताएं। अनीशा यस मैम। रेडी बेटे? यस मैम। ठीक है, इसको भी शॉर्ट में ही समझाना, ज्यादा डिटेल में न मत बताना। ओके मैम। ओके बेटे। हमारा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के स्वरूप विकास का परिचय देते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसमें सबसे पहले यह समझिए कि लिपि क्या होती है। अब लिपि वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को लिखते हैं। जैसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। मतलब लिपि क्या होती है, मतलब कोई भी भाषा को लिखने के लिए ना लिपि की जरूरत होती है। ऐसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि का स्वरूप भारत की सबसे प्रमुख और वैज्ञानिक लिपियों में से एक है। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली जैसी भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। जो देवनागरी लिपि है ना, वो सबसे प्रमुख, मतलब सबसे ज्यादा प्रचलित और वैज्ञानिक लिपि है। इसमें इसके द्वारा भाषा लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत, मराठी और नेपाली। फिर है इसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं। इसके अक्षरों के ऊपर एक सीधी रेखा होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यानी जैसे हम जो स्वर यानी आ यू लिखते हैं, और व्यंजन यानी कै ख ग, उनके ऊपर जो लाइन होती है उसे शिरोरेखा कहते हैं। और जो ये है ना, जो लाइन होती है, वही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। देवनागरी लिपि का विकास। अब देखते हैं कि विकास कैसे।
इसे इस क्रम में याद रख करें। पहले जैसे ब्राह्मणी थी, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल, फिर नागरी, उसके बाद देवनागरी आई। मतलब ये कई युग से गुजर के फिर देवनागरी लिपि बनी थी। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ? इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे पहले ब्राह्मणी लिपि थी सबसे पुरानी, फिर उसमें कुछ बदलाव हुआ, गुप्त लिपि बनी, फिर उसके बाद कुटिल लिपि, फिर नागरी, और अब उसके बाद जब बदलाव होकर बनी देवनागरी लिपि। अर्थात सबसे समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर गुप्त लिपि बना, फिर कुटिल लिपि, उसके बाद नागरी विकसित हुई और अंत में इसका आधुनिक रूप देवनागरी। लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी तक इसका वर्तमान स्वरूप विकसित हो गया। यानी 11वीं शताब्दी थी, उस तक आते-आते मतलब पूरी देवनागरी लिपि का जो वर्तमान स्वरूप है वो बन गया था। फिर देवनागरी लिपि की विशेषताएँ क्या थी? क्या-क्या हैं? तो सबसे पहले ये वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि को सबसे वैज्ञानिक लिपियों में माना जाता है। इसमें वर्णों का क्रम, उच्चारण के स्थान, कंठ, तुला, मूर्धा, दाँत और ओष्ठ तथा उच्चारण की विधि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। इसलिए इसे सीखना और समझना आसान होता है। इसमें बताया गया है कि उच्चारण के जो स्थान हैं और उच्चारण की क्या विधि है, ये सब इसमें विधि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, इसलिए जो कह रही हैं इसको सीखना बहुत समझना और सीखना बहुत आसान है। दूसरा है ध्वन्यात्मक लिपि यानी उच्चारणानुसार। इस लिपि में जैसे बोला जाता है लगभग वैसा ही लिखा जाता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग वर्ण होता है जिसे उच्चारण और लेखन में स्पष्ट बनी होती है। यानी मतलब जैसा हम बोलते हैं ना वही हमें लिखना होता है, कुछ अलग नहीं लिखना होता है। कई बार इंग्लिश में क्या होता है देखते हैं हम कि जो बोलते हैं लेकिन लिखने में वो बिल्कुल वैसा ही नहीं लिखते। लेकिन हिंदी में क्या है यानी देवनागरी लिपि में क्या है जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमें लिखना होता है, ये इसकी विशेषता है। तीसरी है स्वर व्यंजन की स्पष्ट व्यवस्था। देवनागरी में स्वर और व्यंजन अलग-अलग हैं। स्वर के स्वतंत्र रूप और मात्रा रूप दोनों होते हैं, जिससे शब्दों को सही ढंग से लिखा जा सकता है। क्योंकि इसमें क्या है स्वर और व्यंजन होते हैं, अलग-अलग होते हैं। स्वरों के स्वतंत्र रूप भी होते हैं और मात्रा रूप भी होते हैं। यानी स्वरों का उपयोग व्यंजनों के साथ करके बनाया जाता है। जैसे क के साथ आ जोड़ देते हैं तो का बन जाता है और ई जोड़ देते हैं क के साथ तो की बन जाती है। ऐसे ही स्वतंत्र रूप भी होता है और मात्रा रूप भी। फिर है पोष शिरोरेखा का प्रयोग। देवनागरी के प्रत्येक अक्षर के ऊपर एक सीधी रेखा होती है, जिसे शिरोरेखा कहते हैं। किसी शब्द के सभी अक्षरों की शिरोरेखा मिलकर एक सतत रेखा बना देती है। इसकी दिखाई देते हैं। मतलब जो किसी भी यानी स्वर और व्यंजन के ऊपर एक रेखा होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। जो ये है ये सारी जो मतलब अगर हमें कोई वाक्य बनाना है तो वो सारी रेखाएँ मिल जाती हैं और वो सुंदर दिखता है मतलब स्पष्ट और सुंदर दिखने लगता है। फिर 5वां है वर्णों का क्रमबद्ध वर्गीकरण। मतलब व्यंजनों को 5 वर्गों में यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग में बाँटा गया है। यही वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है, जो इसकी व्यावहारिकता को दर्शाता है। यानी व्यंजनों को क्या है 5 भागों में बाँटा गया है। फिर स्थान के आधार पर इसका जो वर्गीकरण है वो क्या है उच्चारण के स्थान पर अनीशा, मतलब यस बेटा मैम। आवाज ब्रेक हो रही है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखो बेटा, इन्होंने अभी आपको बताया कि जो देवनागरी लिपि है उसका स्वरूप क्या होता है और उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड ये सारी बातें इन्होंने बताई। इन्होंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो देवनागरी लिपि है वो भारत की क्या है, सर्व प्रमुख लिपि है। इसे राजलिपि का भी पद प्राप्त है, ठीक है। इसमें बताया गया कि पहले क्या थी आपकी ब्राह्मी लिपि आई और ब्राह्मी में आगे चलकर गुप्त, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और नागरी लिपि और लास्ट में नागरी से निकलकर क्या बन गई आपकी देवनागरी लिपि। लिपि का मतलब होता है जैसे आप वो एनआर पढ़ते हो ना, स्वर और व्यंजन जो पढ़ते हो, वही क्या है आपकी देवनागरी लिपि है, जो अक्षर आप वहां पे सीखते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि वो दक्षिणी और उत्तरी
उत्तरी ब्राह्मणी में बदल गई, उसके बाद गुप्त लिपि आई, फिर कुटिल, शारदा, नागरी, और नागरी लिपि से ही क्या बन गया भैया, ये देवनागरी लिपि बन गई। फिर इसका नामकरण हुआ भाई, ठीक है। नामकरण में क्या है, कुछ विद्वानों में क्या है, अलग अलग मतभेद है। किसी ने बताया कि ये जो गुजरात के नागर ब्राह्मण है उनके नाम पर इसका नाम नागरी पड़ा, तो किसी ने बताया कि भाई ये क्या है, चतुर्भुज जो द्रविड़ परिवार थे, द्रविड़ शैलियाँ थी, वहां से निकल के आई, यानी कि अलग अलग लोगों का इसमें अलग अलग मत है। उसके बाद इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, कि कैसे इसमें आपने पढ़ा, डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्होंने बताया है कि देवनागरी लिपि में पहले हमने वर्णमाला को सीखा, ठीक है, कि वर्णमाला में क्या क्या पढ़ाया आपने, आपने स्वर और व्यंजन, जो ब्राह्मी लिपि थे उसमें कुल 64 लिपि चिन्ह होते थे, फिर देवनागरी लिपि में ये चिन्ह बदलकर 52 लिपि चिन्ह हो गए, ठीक है। जैसे आप ए अनार जो पढ़ते हो, इमली, स्वर और व्यंजन, उनकी बात यहाँ पर की गई है। फिर आप क्रमबद्धता में इनको पढ़ते हो, ठीक है, पहले आपने स्वर सीखे हैं, फिर आप व्यंजन पे आते हो, क ख ग घ, ठीक है। उसके बाद आप क्या है, लिपि चिन्हों का आदर्श वर्गीकरण सीखते हो, ठीक है। पहले आप एएनआर सीखते हो, नर्सरी क्लास में गए, आप केजी में गए, आप एएनआर सीखते हो, और उसके बाद क्या है, इनका वर्गीकरण सीखते हो कि हर्षव, दीर्घ, प्लुत, ये थोड़ा बड़ी क्लासेस में आके आप जब ग्रामर करते हो तो उस टाइम पे सीखते हो कि क वर्ग वाले क ख ग घ है, च वर्ग वाले च छ ज ज, ट वर्ग वाले, मतलब ऐसे करके अलग अलग इन्होंने वर्ग दे दिए। उसके बाद क्या है, इनकी गतिशीलता होती है। ये क्या होते हैं, नागरी लिपि अत्यधिक गत्यात्मक होती है, यानी कि गतिशील होती है, ठीक है। यानी कि आपके जो ये ध्वनि चिन्ह है, जो लिपि है, ये आपके यूज होते हैं, यानी कि ये लिपि वैज्ञानिक लिपि भी बन गई है, ठीक है। फारसी के भी कुछ वर्ड इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे फारसी के वर्ड कब बन जाते हैं, जब आप जो भी वर्ड लिखते हो उसके नीचे क्या है, एक डॉट लगा देते हो, तो वो क्या है आपका फारसी का वर्ड, जैसे क, ख, ग, घ, ठीक है। इनका थोड़ा सा उच्चारण है, तो हम तो बोलते हैं क, ख, ग, घ, थोड़ा सा अंग नीचे के पॉइंट लगने के बाद क, ख, मतलब थोड़ा सा उच्चारण में वो आता है, प्रोनाउंसिएशन में, बाकी तो सेम है। उसके बाद क्या है, हम इसको डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये जय की ध्वनि है, ये द की ध्वनि है, और इसमें बताया जाता है उसके बाद अनामिका लिखना है, जैसे अनीशा लिखना है हिंदी में ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में भी इनकी हम क्या करके दिखाते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मेरा है हिंदी में मनीषा और इंग्लिश में एम, तो ऐसे क्या है इनका वर्णन भी करते हैं। उसके बाद क्या है, सबके क्या अपने अलग अलग विधि चिन्ह भी होते हैं, स्वरों का और दीर्घ मात्राओं का भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। आप छोटे थे जब आपको आ से लेकर, यानी कि मात्राएं सिर्फ स्वरों की होती है, और वो भी सभी स्वरों की नहीं होती, आ की मात्रा से लेकर आपकी ऋषि ऋषि ए आई औ से औरत तक की मात्रा आपने सीखी थी, ठीक है। तो मात्राओं का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, वर्णों की लिखावट कलात्मक सुंदर और ये किया जाता है, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करना आपको सिखाया जाता है, ठीक है। व्यंजन के क्या अक्षर हैं, कैसे बनते हैं, उनसे कौन कौन से अक्षर, ये सारी चीजें आपको देवनागरी लिपि में सिखाया जाता है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, जैसे आप सोच लो आप केजी में या नर्सरी में बच्चे जो जो आपको सिखाया जाता है वो सारी चीजें इसके अंदर आपको लिखनी है, ठीक है। क्लियर है, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। अब आ जाते हैं कौशल के ऊपर, ठीक है। अभी एक बार मैं संस्कृत में बता दूं कौन कौन सा टॉपिक हो गया है आपका, और मैं ही पढ़ा रही हूँ बेटा बार बार, क्योंकि ना मौसम के कारण आप लोगों की आवाज ब्रेक हो रही है। भाषा कौशल, ठीक है। भाषा कौशल के ऊपर आ जाते हैं। संस्कृत का बीच वाला पोर्शन रह गया है, ठीक है, उसको भी करेंगे लेकिन बाद में। अब बात करते हैं हम भाषाई कौशल की। भाषाई कौशल का मतलब क्या होता है, भाषा के सभी रूपों में कुशलता या निपुणता, यानी कि भाषा के जितने भी रूप हैं उसमें स्किलफुल होना या निपुण होना, ठीक है। मुख्य रूप से भाषा के 4 कौशल होते हैं, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। संस्कृत भाषा में बोल रही हूँ। उसके बाद हिंदी में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आप ये कैसे याद रख सकते हो, इनका सीक्वेंस आपको याद रखना होता है। इससे सीटेट में आपका एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोडक्टिव और आपके
एक होते हैं रिप्रोडक्टिव वाले वर्ड। प्रीति इसका बताना क्या था, एक क्वेश्चन था सीटेट में, आपने लास्ट टाइम भी बताया था। ग्रहण करने वाले कौन से हैं भाषाई कौशल, और उत्पादन करने वाले भाषाई कौशल कौन से हैं? तो ग्रहण करने यस वाले मैम। यही था ना, हाँ जी मैम। ग्रहण करने वाले हैं आपका सुनना और पढ़ना, और प्रोडक्टिव उत्पादक हैं आपके बोलना और लिखना। ठीक है, ये यस मैम। क्वेश्चन आता है आपका सीटेट में, इसमें से भाषाई कौशल में से। तो भाषाई कौशल आपके, आप मान लो आप एक बच्चा पैदा हुआ, तब बच्चा सिर्फ सुनता है, जब 1.5 साल का 1 साल का होता है तब वो मम्मी पापा कुछ वर्ड बोलना सीखता है। उसके बाद जब वो 3 साढ़े 3 साल का हो जाता है, हम स्कूल में नाम लिखवा देते हैं, तब वह सिर्फ पढ़ना सीखता है, बाद में आता है लिखने का। तो ये क्रम आपको ऐसे ही दिमाग में एक छोटे बच्चे की पिक्चर लाके ऐसे ही याद करने हैं। और एक क्वेश्चन आता है आपका कि इंग्लिश में भी आता है, ये आपका सीटेट के इंग्लिश में भी आ जाता है और हिंदी में भी आता है। हिंदी में आता है कि ग्रहण करने वाले कौशलों का नाम बताइए, सुनना और पढ़ना जिसमें आप ग्रहण कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, और प्रोडक्टिव जिसमें आप उत्पादन कर रहे हो, बोल रहे हो तो प्रोड्यूस कर रहे हो, लिख रहे हो तो अपने विचारों को क्या है आप लिख कर रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये वाले, ठीक है। तो भाषा के जो 2 रूप होते हैं आपके, मौखिक और लिखित, ठीक है। उन्हीं दोनों रूपों के जब आप अलग अलग तरीके से कुशलता पूर्वक, निपुणता पूर्वक आप जब उनको दर्शाते हो, तो वही आपके क्या कहलाते हैं, भाषा कौशल कहलाते हैं। ठीक है, आपकी इसमें 4 कौशलों की बात की गई है। ठीक है, जिसमें आप श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन, लिसनिंग स्किल, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्किल ऑफ ओरल एक्सप्रेशन, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे श्रवण कौशल की। सबसे पहले बात करेंगे हम सुनने की, श्रवण कौशल। जब हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के श्रवण, श्रु धातु से बना है जिसका संबंध सुनने से है। बोलो मैम ये टॉपिक मुझे तो मेरा टॉपिक था 1.4 यानी श्रवण कौशल का अभिप्राय उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसी बात पर जो है ध्यान पूर्वक सुनकर, समझकर और उसका जो है सही अर्थ ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब टीचर जो है कविता पढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, विद्यार्थी जो है ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और प्रश्नों को जो है सही उत्तर देंगे। इसी को बोलते हैं श्रवण कौशल। या फिर श्रवण कौशल को एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ध्यान पूर्वक सुनकर जो है अर्थ समझना, उसी को बोलते हैं श्रवण कौशल। अब श्रवण कौशल का इंपॉर्टेंस देखते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण। तो पहला महत्व है भाषा सीखने में सहायक। श्रवण कौशल भाषा सीखने का जो है पहला चरण है। बच्चा सुनता है, फिर बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है। इसीलिए जो है अच्छी भाषा सीखने के लिए ध्यान से सुनना आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले माता पिता की जो है बात सुनता है, आसपास के जो है बात सुनता है। वो धीरे धीरे जो है शब्दों को बोलना सीखता है। यानी कि जब माता पिता जो है बच्चे को देखते हैं तो वो बोलते हैं ना कि बेबी पानी बोलो, तो बच्चा क्या करता है, पानी बोलना सीखता है, मम्मी बोलना सीखता है, पापा बोलना सीखता है। वो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे शब्दों को बेटा, बोलना सीखता है। सुप्रिया आप श्रवण कौशल पढ़ा रहे हो, ना कि बोलने वाला कौशल। मुझे कोई एक सेकंड मैम। आप यहाँ पे बोलने वाले नहीं, आप बताओ कि बच्चा सुन रहा है, सुनने वाली चीजें यहाँ पे बतानी है। उसके बाद बच्चा किस पे आएगा, बोलने वाले कौशल के ऊपर आएगा। तो बच्चा सुनकर ही ना बोला मैम। क्या होता है, श्रवण जो कौशल होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, सुनता है। जब क्या करता है, कोई व्यक्ति अपने भाव को प्रकट करता है, तो जो ध्वनियां हैं, बच्चा क्या करेगा, बच्चा लगा लो, बड़ा लगा लो, उनको सुनता है और ग्रहण करता है और उनका अर्थ समझने की कोशिश करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रवण कौशल। ठीक है, या सुनना हम उसको बोलते हैं। जब हम ध्यान पूर्वक किसी चीज को सुनते हैं और जब सही रूप से उसको ग्रहण करते हैं, तो उसी को हम क्या है, सुनना या श्रवण कौशल बोलते हैं। और श्रवण कौशल का क्या महत्व है हमारी लाइफ
इसमें, ठीक है। श्रवण कौशल में और कुछ ज्यादा इसमें इतना बड़ा लिख रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट मीनिंग था छोटा सा मीनिंग क्लियर करो। उसके बाद क्या है, श्रवण कौशल के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या महत्व है, ठीक है। उद्देश्य है इसमें ध्यान पूर्वक सुनने की योग्यता का विकास करना, ठीक है। आपके अंदर श्रवण कौशल क्या चाहता है कि आप ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुनो। आज का बच्चा क्या किसी को सुनना नहीं चाहता, ठीक है। आज के ऑडियंस क्या किसी को सुनना नहीं चाहती, तो हमें क्या करना है, बच्चे के अंदर सुनने की भी पावर डालनी है कि भाई सुनो आप बैठ के, ठीक है। जैसे अभी आप लोग मेरे को ध्यान से सुन रहे हो। उसके बाद शुद्ध उच्चारण योग्यता को विकसित करने के लिए भी आपको सुनना जरूरी है। ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता विकसित करना, ठीक है। जब हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी हम उस चीज का क्या है सही मतलब निकाल सकते हैं। अगर हमारा ध्यान कहीं है, दूसरे बंदे ने हमें बात कही थी, वो कुछ और समझाना चाहता था, हमने मीनिंग कुछ और निकाल लिया, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुनने की जो एबिलिटी है, जो स्किल है, उसको डेवलप करना। दूसरा, जो आपका शुद्ध उच्चारण है उसकी एबिलिटी को डेवलप करने के लिए आपको सुनना जरूरी है, ठीक है। आप सही तभी बोल सकते हो जब आपने ध्यान से सुना होगा। अगर बच्चा क्या है जिसको सुनाई नहीं देता ना, जिस बच्चे को, तो वो बहरा भी होता है। जो बच्चा बहरा होता है वो उसके अंदर क्या है 60% चांस होते हैं कि वो बच्चा गूंगा भी होएगा, क्योंकि जब हमारे कानों में शब्द पड़ते हैं वही शब्द हम क्या करते हैं, सुनते हैं, और उन्हीं शब्दों से क्या है हमारी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है, ठीक है। उसके बाद है स्वर के उतार चढ़ाव की योग्यता उत्पन्न करना, ठीक है। जब आप दूसरे बंदे को ध्यान से सुनोगे तभी आपको पता लगेगा कि मुझे नेक्स्ट स्टेप पे बोलना कैसे है, ठीक है। कि वो कैसे कहीं पर क्या कर रहा है, शब्दों को तेज आवाज में बोल रहा है, कहीं पे धीरे आ रहा है, कहाँ पे उतार चढ़ाव कर रहा है, तो ये हमें ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है। आगे उसके बाद है सुनकर समझने की योग्यता को डेवलप करना। बिल्कुल सही है, सुनेंगे ध्यानपूर्वक तभी हम क्या है उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नहीं सुना तो अंडरस्टैंड कहाँ से कर पाएंगे। अब मेरी क्लास जो बच्चा ले रहा है उसी को ये सारे सब्जेक्ट समझ में आए होंगे, जो नहीं ले रहा उसको कहाँ से आएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण अंशों के चयन की योग्यता विकसित करना। इसमें क्या है, जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसकी सभी बातें महत्वपूर्ण नहीं होती, उसमें जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है उसको हमें क्या करना है, चयन करना है, ठीक है बेटे। उसके बाद है आप इम्पोर्टेंट जो पार्ट होते हैं उसको भी आप क्या है सुन के ही चयन कर सकते हो। अब आपने मेरी क्लास पूरी पढ़ी, ठीक है, तो आपको जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा जस्ट आप उसी पॉइंट को क्या है आप रिसीव करोगे। जो एक्स्ट्रा की जो बातें होती हैं उनको आप क्या है हटा देते हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट को चयन करने की योग्यता भी हमारी सुनने से ही आती है, ठीक है। उसके बाद श्रुत सामग्री को सारांश को ग्रहण करने की योग्यता डेवलप करना, यानी कि सुनी हुई बातों का, मान लीजिए आप क्लास में जब टीचर इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाता है, ठीक है, चैप्टर तो आपका 10-12 पेजेस का होता है, लेकिन आपके अंदर क्या डेवलप करना चाहता है टीचर, डेवलप करना चाहता है कि मैंने जो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया ना, इसकी जस्ट समरी आप बनाने के कैपेबल हो जाओ, ठीक है। उसके बाद आपकी जो साहित्य में रुचि है उसको डेवलप करने के लिए श्रवण कौशल क्या है, शिक्षा का एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। इसमें हम क्या करते हैं, साहित्य के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको सुनना जरूरी है, ठीक है। आप जैसे जैसे हमारे साहित्य को, कविता सुनते हो, आप कहानी सुनते हो, तो ये सुनने से आपका इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होता है, फिर आप क्या उसको पढ़ने की भी कोशिश करोगे, ठीक है। यानी कि एक सुनने से देखो आपके कितने चीजें आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। सुनने से ही आपका बोलना डिपेंड करना है, सुनने से ही आपका पढ़ना डिपेंड कर रहा है, सुनने से ही आपका लिखना डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल और जो आपके मानसिक विकास है उसकी ओर, आपके इंटेलेक्चुअल और मेंटली डेवलपमेंट के लिए ये आवश्यक है, ठीक है। आपको सुनना, आपको अगर आप चाहते हो आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, वो कैसे होगी, जब आप पहले सुनोगे तो आप सही ढंग से उस चीज को रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो यही थी आपकी श्रवण कौशल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्लियर है भाई, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी श्रवण कौशल के जो आपके मेथड है, ठीक है, कि आप सुनने वाले कौशल के कौन कौन से मेथड है। तो आप क्या है डिफरेंट तरीके से हम अपने श्रवण कौशल को क्या कर सकते हैं, सेम है ये आपका संस्कृत में भी और इसमें भी, ठीक है।
तो क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग विधियों के द्वारा श्रवण कौशल को हम बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये तो बता रखे हैं आपके। सबसे पहले है आपकी लाउड रीडिंग, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिक्टेशन, डिबेट, शॉर्ट स्पीच। उसके बाद यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एंड लाउड मटेरियल, जिसमें आप ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। तो देखो, सहज स्वर वाचन, लाउड रीडिंग, जब आपकी क्लास में कोई बच्चा लाउड रीडिंग में पढ़ रहा होता है तो वो क्या होता है, वहां पर अन्य विद्यार्थी क्या करते हैं, सुनते हैं उसको, ठीक है। अब जैसे मैं पढ़ रही, अब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो। तो एक ये मेथड है कि क्लास में लाउड रीडिंग करवाइए आप। 30 बच्चे हैं, सारे एक साथ तो नहीं बोलेंगे, 1 बाय 1 करके आएंगे। तो एक बच्चा बोल रहा है तो बाकी के 29 बच्चों का कौन सा कौशल डेवलप हो रहा है भाई, सुनने का, श्रवण कौशल। और जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, रीडिंग स्किल। उसके बाद आती है आपकी क्वेश्चन आंसर मेथड, क्योंकि ये चीजें ना जो आप यहाँ पढ़ रहे हो ये दूसरे उसमें भी आएंगे। लाउड रीडिंग यहाँ पर सुनने के मीडियम से आई है, जब आप रीडिंग वाला करोगे तब भी ये आएगा। प्रश्नोत्तरी मेथड, ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड, जब क्वेश्चन करते हैं सर या मैडम जो भी हैं आपके, कोई बच्चा आंसर देता है तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिक्टेशन, श्रुत लेख, आपको डिफिकल्ट वर्ड या बोले जाते हैं, आप छोटे थे तब क्या है, टीचर बोलता था तो ये क्या थी, डिक्टेशन बोली जाती थी आपको। तो क्या थे, आप ध्यान पूर्वक सुनते थे तभी आप लिख पाते थे। देखो, अब एक सुनने से आपके बाकी 3 आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। डिबेट होता है, अब डिबेट में हिस्सा कुछ ही टीमें लेती हैं, बाकी तो क्या होते हैं, श्रोता होते हैं, देखने वाले, सुनने वाले होते हैं। तो वहां पर क्या है, आपका श्रवण कौशल यहाँ पर विकसित होता है। शॉर्ट स्पीच, कोई शॉर्ट स्पीच दे रहा है, बाकी लोग उसको सुन रहे हैं, तो यहाँ से भी आपका सुनने वाला कौशल डेवलप होता है। और ऑडियो विजुअल एज में क्या है, आपका ग्रामोफोन है, टैप रिकॉर्डर है। ग्रामोफोन क्या होता है, टैप रिकॉर्डर इनको आप सुनते हो, ठीक है। उसके बाद रेडियो भी क्या माध्यम था, आपका सुनने का माध्यम था। टेलीविजन क्या है, उसमें आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, दोनों चीजें यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अभी आता है शिवानी, एक बार देखो भाई, अगर आवाज आ रही है तो ठीक है, आप बताओ, नहीं। अब है भाई आपके जो श्रवण दोष के कारणों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। आपका बता रखा है कि जो श्रवण कौशल है ये आपका उसमें दे रखा है भाई, हाँ हिंदी में ही है। श्रवण कौशल यहाँ से पूरा हो गया, भाषण कौशल आएगा। अब देखो भाई, जो आपका सुनने वाला जो स्किल है उसके दोष किस किस कारण से होते हैं। एक तो है अध्यापक द्वारा अशुद्ध उच्चारण, जब टीचर ही गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है तो आप लोग भी क्या है, उसको गलत ही सुनोगे, ठीक है, और आगे अप्लाई भी आप गलत करोगे। दूसरा, शिक्षक द्वारा धीमा उच्चारण, तब ये इसका दोष होता है। अगर टीचर क्या है, बिल्कुल धीमे बोल रहा है तो बाकी बच्चों को तो सुनाई ही नहीं दे रहा, तो एक ये कारण हो सकता है। दूसरा, श्रवण शक्ति की क्षति, अगर पहले ही बच्चे को क्या है, कम सुनाई देता है तो भी क्या है, ये इसका दोष है। उसके बाद है अरुचिकर विषय, जब आपको क्या लगता है कि आपका सब्जेक्ट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तब भी आपको क्या है, एक है अरुचिकर विषय, जब आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो उस केस में भी आपका क्या है, सुनने का दोष, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। उसके बाद है बलाघात का अशुद्ध प्रयोग, बलाघात का मतलब होता है जब स्वरों में आप उतार चढ़ाव करते हो। जैसे मैं बोलते वक्त किसी वर्ड को तो हम तेज प्रोनाउंसिएशन करते हैं और कहीं पर हम धीमे स्वरों में बोलते हैं, कहीं पर क्या स्पीड से बोलते हैं, कहीं पर कम धीरे धीरे बोलते हैं। तो जब ये वाले उतार चढ़ाव करते हैं तब भी क्या हो जाता है, श्रवण दोष का कारण बनता है। उसके बाद जो भी आप श्रुतलेख, भाषण, वाद विवाद आदि जो भी प्रतियोगिताएं आप कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ विद्यालयों में श्रुतलेख, भाषण और वाद विवाद का आयोजन ही नहीं होता है, यानी कि ना डिक्टेशन बोली जाती, ना भाषण दिए जाते, ना डिबेट होती, तो भी वहां पर क्या है, ये एक कमी आ जाती है। आसपास क्या है, अगर क्लासरूम के आसपास बहुत ज्यादा शोर शराबा है तब भी क्या होता है, आपका श्रवण दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। तो दोष के क्या कारण है, क्लियर है सबको? यस मैम। बाकी बच्चों को भी क्लियर है?
ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आपका श्रवण दोष है उसको दूर कैसे कर सकते हैं हम। तो श्रवण दोष को दूर करने के लिए तो शुद्ध उच्चारण पर बल देना चाहिए। मान लीजिए आपका बच्चा क्या है, किसी ने गलत सुनाई दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सही करेक्ट करना पड़ेगा। टीचर क्या है, जब सही उच्चारण करेगा तभी बच्चे उसको सही तरीके से सुन पाएंगे। ऊंचे स्वर में पढ़ाना, ये भी बिल्कुल सही है। सुनने के लिए क्या है, अगर धीरे बोलेंगे तो क्लास में सब बच्चों जो आगे बैठे उनको तो सुन जाएगा, जो पीछे बैठे हैं उन बच्चों को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो उच्च स्वर में पढ़ाना। डॉक्टरी परीक्षण, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके कानों में आपको सुनने में कोई दिक्कत है तो आप क्या है, डॉक्टर से पहले अपनी टेस्ट करवाइए, जांच करवाइए। उसके बाद सरल शब्दावली का प्रयोग, ऐसे वर्डों का यूज नहीं करना है हमें, क्या है, बिल्कुल ईजी वर्डों का यूज करना है। अगर कोई वर्ड डिफिकल्ट भी आता है तो बच्चे को क्या है, वो ईजी चीजों में पढ़ना या बोलना या सुनना सिखाना चाहिए। जैसे बच्चा देखो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, बच्चे को ये कार्बोहाइड्रेट कई बार तो बोलना ही नहीं आता, बोलना आता तो हम क्या ईजी कर सकते हैं उसको। बच्चे को समझाओ आप, कार, CR कार सबको पता है, बो हाइड्रेट, ठीक है, ऐसे तोड़ के आपने बता दिया तो वो वर्ड, वो जो टर्मिनोलॉजी है वो इजी हो जाती है। उसके बाद जो आप बलाघात अभी बताया था ना मैंने, जब स्वरों का आप उतार चढ़ाव करते हो, कभी ऊंचा बोलते हो कभी धीमा बोलते हो, तो उसका सही प्रयोग आपको करना चाहिए। उसके बाद जो डिक्टेशन है और जो डिबेट है वो टाइम टू टाइम क्या है, आपको आयोजित करानी चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर एक तो क्या है, एक्टिव रहेंगे बच्चे, दूसरा क्या है, उनने की सुनने की शक्ति भी क्या होए, सुनने की शक्ति नहीं मैं, यानी कि सुनने में इंटरेस्ट आएगा, यानी कि श्रवण कौशल उनका डेवलप होएगा। शोर मुक्त, यानी कि जहाँ पर नॉइस बहुत ज़्यादा हो रही है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसी जगहों पर हमें अपने क्लासरूम वगैरह नहीं लगाने चाहिए। उसके बाद है दर्शक श्रव्य साधनों का प्रयोग। विद्यालय में टाइम टू टाइम क्या है, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, ग्रामोफोन आदि दर्शक श्रव्य साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, आपके जो श्रवण कौशल है उसको डेवलप करते हैं। क्लियर है? चलिए बताइए अब आपका भाषण कौशल या वाचन कौशल जिसको आप बोलते हैं। वाचन कौशल का मतलब होता है रीडिंग स्किल, कौशल है। वाचन कौशल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब एक तो सही और शुद्ध पढ़ना, शब्दों का सही उच्चारण करना आएगा, बच्चों को विराम चिन्हों का ध्यान रखना आएगा, अर्थ ग्रहण करना, मतलब पढ़ने से ना उनका केवल समझ ही नहीं, उनका अर्थ भी अच्छी तरीके से ग्रहण करने की क्षमता आती है उनके अंदर। शब्द भंडार बढ़ाना, वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, नए शब्द सीखते हैं, उनके अर्थ और प्रयोग को समझते हैं, ज्ञान में वृद्धि होती है, और कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी और कविता को पढ़ने से कल्पना शक्ति विकसित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये थे हमारे क्या उद्देश्य होते हैं वाचन कौशल के। अब वाचन कौशल के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो भाषा सीखने का आधार मिलता है, ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम होता है, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है, परीक्षा में सफलता मिलती है और व्यक्तित्व विकास होता है। वाचन कौशल के ना टाइप्स है, दो टाइप्स होते हैं, एक तो मौन वाचन और एक सस्वर वाचन, मतलब एक साइलेंट रीडिंग और एक लाउड रीडिंग। देखो मौन वाचन, साइलेंट रीडिंग, इसका मतलब तो हमें नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब बिना आवाज के पढ़ना, मतलब इसमें ना बच्चा मन मन में पढ़ता है और वो समझने पे ज्यादा ध्यान देता है। और सस्वर वाचन मतलब लाउड रीडिंग, इसका मतलब क्या होता है, आवाज के साथ पढ़ना, मतलब बच्चे जोर जोर से बोलते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इसमें वो क्या करते हैं, अपनी जो बोलने की वो है ना वो ज्यादा इंक्रीज करते हैं। अच्छे वाचन की क्या क्या विशेषताएं होती है, देखो एक तो शुद्ध उच्चारण होगा, यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है, उचित गति होती है, आवाज स्पष्ट होती है, सही विराम होते हैं, और अर्थ की समझ होती है, और आत्मविश्वास बढ़ता है। वाचन कौशल विकसित करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है, हम डेली बुक्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कहानी पढ़कर सुना सकते हैं, कविता का वाचन करवा सकते हैं, कठिन शब्दों का अभ्यास करवा सकते हैं, प्रश्न उत्तर करवा सकते हैं, और चित्र देखकर पढ़ना और समझाना कर सकते हैं। अब इसके अंदर रोल, टीचर का रोल क्या है, देखो एक तो शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना, विद्यार्थियों को एक नियमित पढ़ने के लिए प्रेरित करना, मतलब उनको बहुत सारी इंटरेस्टिंग, रोचक और अच्छी कहानियां उपलब्ध कराना, पढ़ने के बाद उनसे क्वेश्चंस पूछना, और हर एक स्टूडेंट को पढ़ने का अवसर देना।
ये था हमारा वाचन कौशल। वाचन कौशल मतलब वाचन कौशल भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके माध्यम से ना विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है, शब्द भंडार बढ़ाता है और सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। और परीक्षा और जीवन ये दोनों में ही सफलता प्राप्त करवाते हैं। तो ये था हमारा वाचन कौशल। देखिए थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको। क्लियर है वाचन कौशल क्या होता है? अब वाचन कौशल के मेथड कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से आप भाषण या वाचन कौशल आप बोल सकते हो? जैसे वार्तालाप करके, लाउड रीडिंग करके, क्वेश्चन आंसर करके, पिक्चर डिस्क्रिप्शन करके, स्टोरी टेलिंग के जरिए, कविता पोयम गाकर, और स्वयं आत्म प्रकाशन का, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, अंताक्षरी कंपटीशन। ये तरीके होते हैं आपके वाचन कौशल के। ठीक है, वाचन कौशल के मेथड क्या क्या है भाई? वाचन कौशल में जब हम क्या करते हैं, अपने भाव को व्यक्त करते हैं, बोलकर व्यक्त करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका वाचन कौशल कहलाता है। इसका तरीका क्या है? वार्तालाप। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो कौन सा कौशल डेवलप होता है? वहां पर आपका वाचन कौशल डेवलप होता है। लाउड रीडिंग, जब आप तेज पढ़ रहे हो क्लास में, देखो लाउड रीडिंग का मैंने पहले भी पिछले वाले में बताया था। लाउड रीडिंग का यहाँ पर आप कहाँ पर यूज कर रहे हो? वाचन, बोलने वाला स्टूडेंट, जो बच्चा बोल रहा है, लाउड रीडिंग कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, जो बोल रहा है उसके लिए तो वाचन कौशल डेवलप हो रहा है, जो सुन रहे हैं उनके लिए श्रवण कौशल डेवलप हो रहा है। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर वहां पर भी था, जो बच्चा जो क्वेश्चन पूछता है या क्वेश्चन का आंसर देता है, वहां पर उस बच्चे का तो क्या है, आपका वाचन कौशल डेवलप हो रहा है, दूसरे बच्चों का श्रवण कौशल डेवलप हो रहा है। उसके बाद है पिक्चर डिस्क्रिप्शन, आप पिक्चर को देखकर उसके बारे में सारी चीजें बताते हैं, तो ये क्या है? आपका वाचन कौशल है। उसके बाद का है क्या है? कहानी सुनाना। ठीक है, आप किसी को कोई स्टोरी सुनाते हो तो वो भी क्या आपका वाचन कौशल है। आप किसी को पोयम सुनाते हो, आप स्वयं को एक्सप्रेस या अपने बारे में माई सेल्फ किसी को बताते हो, तो वो भी क्या है? आपका वाचन कौशल है। अंताक्षरी कंपटीशन, जब हम अंताक्षरी खेलते हैं तो वो भी क्या है? आपका वाचन कौशल है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या क्या स्टेप हैं आपके वाचन कौशल के? अलग अलग स्टेप बताइए। एक तो क्वेश्चनियर, उसके बाद क्या है? पिक्चर डिस्क्रिप्शन, घटना वर्णन, कहानी, यही बातें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको। स्पीच देना, समाचार पढ़ना, टेलीफोन वार्ता और नाटक। ठीक है, ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं? वाचन कौशल के अंदर आते हैं। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद आज ये आपके दो ही स्किल रह गई हैं, पठन कौशल और है आपका लेखन कौशल। ठीक है, उसके बाद आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और आज मैं चाहती हूँ कि आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाए, 2 दिन ना लगे। चलिए प्रीति बताइए बेटा थोड़ा सा पठन कौशल का। ओके मैम, 1 मिनट बस। मतलब होता है पढ़ना, मतलब किसी लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके मीनिंग को ग्रहण करना। पठन कौशल का मतलब होता है जब कोई स्टूडेंट किसी लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ता है, उनको ध्वनियों में लाता है, बोलता है और फिर वो समझता है। पढ़कर सीखना होता है पठन। मैम रीड आउट करना है या फिर ये पूरा एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन कर दो प्रीति। ओके मैम, तो अब यहाँ पे देखते हैं। देखो, शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पठन नहीं कह सकते, क्योंकि उच्चारण के साथ अर्थ या भाव को समझना। हम पठन को ये नहीं कह सकते कि पठन का मतलब होता है सिर्फ तेज तेज बोलना या फिर पढ़ना। ये पठन का मतलब नहीं होता। पठन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति तेज तेज पढ़ने के साथ, बोलने के साथ उसका अर्थ भी ग्रहण करे, जब वो होता है पठन कौशल। अब पठन कौशल के क्या क्या महत्व है? देखो, पठन कौशल जो है एक महत्वपूर्ण कौशल है हमारे जीवन के लिए। पठन कौशल में क्या होता है, जो विश्व में रोज रोज हजारों पुस्तक और हजारों पत्र पत्रिकाएं जो है वो हमें मिलती है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिससे कि हमारा जो पठन कौशल है वो बढ़ता जाता है। अब पठन कौशल के ना
कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ उसकी प्रक्रिया होती है और उसके स्टेप्स होते हैं। देखो, आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि लिखी या छपी हुई शब्दावली को उच्चारित मात्र शब्द ही पठन है। यह धारणा सही नहीं है। हम वाचन से कह सकते हैं, पाठन नहीं। वाचन शब्द वाक धातु से बना है, जिसका अर्थ है शब्द, वाणी या कथन। वाचन में शब्दों के उच्चारण की प्रधानता होती है, जबकि पाठन में अर्थ ग्रहण पर बल होता है। देखो, हम किसी लिखी हुई या छपी हुई शब्दावली को सिर्फ बोलने से हम ये नहीं कह सकते कि ये पठन है। मतलब हम इसे वाचन कह सकते हैं, इसको बोलना कह सकते हैं, पर हम पठन यानी हम पढ़ना नहीं कह सकते। पढ़ते समय व्यक्ति की जो अनुभूतियां है वो जागृत होती है और उसमें जो भाद्रोवेग है वो डेवलप होता है। वह पाठ्य वस्तु को पसंद करता है या नापसंद, उससे सहमत होता है या असहमत, उसके प्रति संतोष व्यक्त करता है या असंतोष। पाठक केवल विचार ही नहीं ग्रहण करता, वरन वह विचारों की भी सृष्टि करता है। ये हमारा पाठन के ऊपर जो एक स्ट्रैंग है, उन्होंने अपना मत दिया है कि पढ़ते समय जो व्यक्ति है उसकी जो अंदर की अनुभूतियां होती है वो जागृत होती है। इसके अंदर पढ़ते हुए वो चीज को पसंद करता है या नहीं करता, वो उससे संतोष है या फिर असंतोष है। ये विचार जो है, पाठक केवल ये विचार ही ग्रहण नहीं करता बल्कि उसके विचारों की भी जो सृष्टि होती है वो भी करता है। पहला है प्रतिभिज्ञान। ये कुछ स्टेप्स है पाठन के। प्रतिभिज्ञान, अर्थ ग्रहण, मूल्यांकन तथा प्रतिक्रिया और अनुप्रयोग। प्रतिभिज्ञान क्या होता है? पठन क्रिया के इस चरण को पाठन का यांत्रिक पक्ष भी कहते हैं। प्रतिभिज्ञान का मतलब होता है शब्द की रचना तथा उच्चारण के रूपों को समझकर स्पष्ट मानसिक बिंब की रचना करना। शब्द के रूप, ध्वनि और अर्थ तीनों का संयोग हमारे मस्तिष्क में शब्द का बिंब बनाता है। इस बिंब का संप्रत्यय की सृष्टि हमारे पूर्व अनुभव पर आधारित होती है। पठन में दक्षता प्राप्त कर पाठक, मैम इसमें ना थोड़ा मुश्किल दे रखा है, मैं एक बार अपनी नोटबुक से बता दूं। पठन कौशल क्या होता है? पठन कौशल मतलब केवल शब्दों को पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि उनके मीनिंग को समझना, उनका विश्लेषण करना और अपने जीवन में यूज करना भी होता है। इसलिए जो पठन है वो एक मेंटल और एक इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक प्रक्रिया है। पठन के कौशल के वो 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है प्रत्याभिज्ञान यानी रिकॉग्निशन, दूसरा है अर्थ ग्रहण यानी कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है मूल्यांकन यानी एवल्यूएशन और चौथा है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। प्रत्याभिज्ञान क्या होता है? देखो, प्रत्याभिज्ञान का मतलब होता है ये जो पाठन का है ये पहला चरण होता है। इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो क्या करता है? वो लेटर्स को पहचानता है, वर्ड्स को पहचानता है, वाक्यों को पहचानता है और उनका सही उच्चारण करना सीखता है। मतलब जैसे एक स्टूडेंट स्कूल शब्द को देखकर उसे पहचान लेता है और सही से पढ़ता है और उसके जो दिमाग में है वो एक इमेजिनेशन भी हो जाती है कि हाँ स्कूल कैसा होता है। फिर है अर्थ ग्रहण यानी कॉम्प्रिहेंशन। देखो, ये दूसरा स्टेप होता है। इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो पढ़े हुए विषयों का अर्थ समझते हैं। मतलब इसके अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट? पहले मेन आइडिया समझता है, फिर जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनके मीनिंग समझता है और फिर प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। मतलब हम एग्जाम्पल से देखें तो अगर कोई स्टूडेंट कहानी पढ़कर उसका संदेश बता दे तो ये अर्थ ग्रहण है। मतलब उसने कोई चीज पढ़ के उसके मीनिंग को, जो उसके अंदर मॉरल है उसको समझ लिया है कि ये क्या कहना चाह रहा है। फिर है मूल्यांकन यानी एवल्यूएशन। देखो, ये तीसरा स्टेप होता है। इसके अंदर जो विद्यार्थी है वो पढ़ी हुई सामग्री के बारे में अपना विचार बनाता है। मतलब इसके अंदर स्टूडेंट क्या करता है? सही और गलत का निर्णय लेता है, तर्क करता है, लेख के विचारों का विश्लेषण करता है, अपने अनुभव से तुलना करता है। इसका मतलब है कि वो अपने आइडिया को जज करता है रीडिंग के बाद। फिर है एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। ये जो पाठन का अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट चरण बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है? जो स्टूडेंट है ना वो पढ़ी हुई बातों को अपने रियल लाइफ के अंदर लागू करता है। जैसे किसी स्टूडेंट ने स्वच्छता के ऊपर पाठ पढ़ा तो उसके बाद ना वो पढ़ने के बाद खुद साफ सफाई रखेगा। तो ये एक क्या है? अनुप्रयोग है यानी एप्लीकेशन है। देखो, अब इसके हाँ एक मिनट, अब इसके सस्वर पाठन के अर्थ और महत्व पर प्रकाश। ये वाला सबको क्लियर है? इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं?
अब हमारा आता है सस्वर पाठन के अर्थ और महत्व क्या क्या होते हैं। देखो, सस्वर पाठन वो होता है मतलब जब कोई भी स्टूडेंट किसी बुक को तेज तेज आवाज में पढ़ता है और उसका मीनिंग ग्रहण करता है तो उसे सस्वर पाठन या फिर वाचन बोलते हैं। ये वाचन भाषा की जो शिक्षण की जो आरंभिक अवस्था है ना, मतलब सबसे पहली जो स्टेज है वो बोली जाती है। देखो, सस्वर पाठन के क्या क्या मीनिंग तो समझ आ गया होगा क्या होता है, मतलब तेज तेज बोलना और उसका मीनिंग ग्रहण करना। फिर होता है, अब इसके ना सस्वर पाठन के क्या क्या महत्व है। एक तो व्यक्तिगत पाठन यानी इंडिविजुअल रीडिंग। इसके अंदर क्या होता है, जब कोई भी स्टूडेंट ऊंचे स्वर में पाठ पढ़ता है तो उसे इंडिविजुअल रीडिंग बोली जाती है। मतलब सारे तो एक साथ तेज तेज नहीं पढ़ सकते, कोई एक ही पढ़ेगा तो फिर वो तेज तेज पढ़ता है और उसका मीनिंग ग्रहण करता है, तो उसे इंडिविजुअल रीडिंग बोलते हैं। फिर है सामूहिक पाठन यानी कलेक्टिव रीडिंग। जब दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट भाषा के शब्दों को और वाक्यों को एक साथ उच्चारण करते हैं। जैसे हम क्लास में पहले टीचर बोलता है बच्चों बोलो ए फॉर एप्पल, फिर पूरी क्लास एक साथ बोलती है ए फॉर एप्पल। जैसे टेबल्स याद करते हैं मैथ्स में, तो वो क्या होता है, कलेक्टिव रीडिंग यानी सामूहिक पठन होता है। इससे क्या होता है, बच्चों की जो झिझक होती है वो दूर होती है और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है। और इसको सामूहिक पाठन को समवेत वाचन भी कहा जाता है। सस्वर पाठन की उपयोगिता ये, हाँ, तो अब देखो सस्वर पाठन की उपयोगिता क्या क्या होती है, मतलब महत्व क्या क्या होते हैं। एक तो प्राइमरी लेवल पे ना बच्चों को भाषा से इंटरेक्ट कराने के लिए सस्वर पाठन या फिर वाचन का सहारा लिया जाता है। जब कोई बच्चा सस्वर पाठन को पढ़ता है ना तो उसे धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। उसके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बच्चा बोलता है, फिर उसको खुद भी समझ आने लगता है और फिर वो क्लास के अंदर बोलना शुरू कर देता है। सस्वर वाचन से हम बच्चों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास भी कराते हैं। धीरे धीरे उनका जो स्पीड है बोलने की वो डेवलप होती है। हाव भाव और कहाँ पे उनको रुकना है, कहाँ पे उनको बोलना है, विराम कहाँ पे लगाना है, आरोह विरोह, इन सारी जो ये सारी जो चीजें है ना, इसके अंदर बच्चा कुशल होने लगता है। और सस्वर वाचन करते समय ना बच्चा नए नए शब्दों को पढ़ता है और उनके मीनिंग्स को भी जानने लगता है। इससे ना केवल शब्द भंडार बढ़ता है, मतलब इससे वोकेबलरी भी अच्छी होती है उनकी, बल्कि साथ साथ वो मुहावरों और लोक कीतियों का अर्थ भी जानने लगता है और समझने लगता है। और धीरे धीरे वो अपनी रियल लाइफ में भी मुहावरों का यूज करने लगता है। ठीक है, फिर है सस्वर पाठन के उद्देश्य। देखो, अब इसके क्या उद्देश्य है, सस्वर पाठन हमें क्यों पढ़ाना चाहिए। सस्वर पाठन या वाचन के द्वारा विद्यार्थियों को सस्वर पाठन या वाचन के द्वारा हम स्टूडेंट्स को वर्णमाला, लिपि चिन्ह और विराम कहाँ पे लगाना है, इन सारी चीजों से अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करवा सकते हैं। सस्वर पाठन या फिर वाचन के द्वारा स्टूडेंट्स को हम इस योग्य बना सकते हैं कि वो अक्षरों को साफ और शब्द बिल्कुल स्पष्ट बोले। उनकी जो उचित स्पीड है, जो बल है, प्रवाह है, ध्वनि निर्गम है, वो साथ साथ गद्य और पद्य, ये हमारी जो एक पोयम वाला वो होता है ना और एक पैसेज होता है, वो सारे स्वस्वर पाठन कर सके और उनका मीनिंग समझ सके, उसके अंदर से आंसर्स फाइंड कर सके। स्वस्वर पाठन या वाचन के अंतर्गत छात्रों को नवीन, देखो इससे क्या होता है, एक नवीन शब्द रचना होती है, वाक्य रचना, लेखन शैलियों का ज्ञान भी दिया जाता है। ठीक है, बच्चे शब्द बनाना सीखते हैं, खुद वाक्य डेवलप करना सीख जाते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। फिर इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है ना उनका जो अध्ययन करने में उनका पढ़ने के अंदर है ना वो डेवलप होता है, रुचि डेवलप होती है। इसमें क्या होता है, फिर सस्वर पाठन या वाचन की शिक्षा देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि इससे विद्यार्थी ठीक हाव भाव और वाचन मुद्रा में सस्वर पाठन करने में निपुण हो जाते हैं। मतलब कोई बच्चा अगर रीडिंग कर रहा है, तेज तेज लाउड बोल रहा है, तो उससे क्या होता है, वो एक तो उसके हाव भाव जैसा वो पढ़ता है वैसे ही होने लग जाते हैं, वो समझने लग जाते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है, और वो एक वाचन मुद्रा मतलब एक सेंटेंस को एक सही उसमें पढ़ने लग जाता है। इससे विद्यार्थियों इस योग्य बनता है कि उनके अंदर सेम वही कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके और साथ साथ जो मौखिक अभिव्यक्ति है, मुंह से बोलना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप ना, ये सारी चीजें आ जाती है। फिर है सस्वर पाठन के गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाउड रीडिंग।
देखो इसके उद्देश्य और जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये बहुत हद तक सेम सेम है। एक तो शुद्ध उच्चारण होता है, उचित ध्वनि निर्गम होता है, मतलब सही उनकी जो आवाज है वो तेज कम ऐसे हो जाती है, मतलब तेज बोलना सीखता है बच्चा एक तो। फिर उचित बल और विराम, कहाँ पर उनको बल लगाना है बोलने में और कहाँ पर उनको विराम देना है, रुकना है, ये सारी चीजें बच्चा सीखता है। वो एक सही लय और एक सही स्पीड सीखता है। वो बोलते समय अपने हाव भाव को देखता है, उचित पाठन मुद्रा भी सीखता है, सस्वर मधुराए। देखो इसके अंदर क्या है, वाणी की मधुरता वाचन को प्रभावशाली बना देती है। मतलब जब बच्चे की आवाज में मधुरता होगी ना, मतलब एक मधुरता होगी तो वो वाचन को, बोलने को प्रभावशाली बना देती है। और अंग संचालन, इसके अंदर क्या होता है, सस्वर वाचक करते हुए अंग संचालन की ओर भी ध्यान देना चाहती हूँ कोईठा। हाँ देखो, अंग संचालन का मतलब होता है जैसे जब कोई बच्चा रीडिंग कर रहा है, कोई चीज पढ़ा रहा है, कोई कहानी पढ़ा रहा है, तो अपने आंखों को, अपने हाथ को और अपने जो उसके जो एक्सप्रेशंस है मेनली, वो सारे भी यहाँ पर चलाने लग जाता है, अपने एक्सप्रेशंस दिखाने लग जाता है। तो ये थे सास्वर पाठन के गुण, उसके उद्देश्य और उसका महत्व, और सस्वर पाठन होता क्या है। क्लियर है सबको? बच्चे सो तो ऐसे रहे हैं जैसे किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो।